जिसमें एक लड़के ने अपना किस्सा सुनाया था। ये बताते हैं जब मैं 4th क्लास में था तो मैं अपनी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। वो टीचर मेरे स्कूल में भी मेरी टीचर थी और उनका जो बेटा था वो मेरा क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड था। अब होता ऐसा था कि मैं अपनी मदर से इजाज़त ले लेता था कि मैं ट्यूशन के बाद उसी घर में अपने उस दोस्त के साथ खेला करूँगा। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद 1 घंटा मैं उनके घर में खेला करता था। हम दोनों दोस्त छत पर चले जाया करते थे और वहाँ खेला करते थे। चिड़ियों के ट्रैप्स बनाते, हालांकि हाथ तो कोई चिड़िया ना आती, लेकिन बस हमारा एक खेल था और हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। अब जो वहाँ घर बने हुए थे वो माइग्रेशन से भी बहुत पुराने घर थे। बस एक वॉल का फर्क था। जो साथ वाला घर था उसका सहन हमें नजर आता था। उसका बड़ा सा सहन था और कोने में 2 कमरे थे। अब हमें उस घर से बहुत अजीब और क्रीपी वाइब्स आया करती थी, लेकिन हम लोग वहाँ ध्यान नहीं देते थे। हम बस अपना खेलना और शाम होते ही मगरिब से पहले हमने नीचे आ जाना, ये हमारी एक रूटीन बनी हुई थी। अच्छा, इसी दौरान जो मेरी टीचर थी यानी कि मेरे दोस्त मुदस्सिर की मम्मा, उनकी आदत थी वो बीच में हमें आवाज दिया करती थी कि मुदस्सिर नीचे आ जाओ, और हम लोग नीचे जाते थे तो कोई हाई टी वगैरह हमें दिया करती थी। अब ये जो मैंने बताया कि मुदस्सिर नीचे आ जाओ, ये उसकी मम्मा हमें कहा करती थी। इसका कनेक्शन स्टोरी में आगे है और मैं भी आपको बताऊंगा। होता कुछ यूँ है कि उस ट्यूशन में एक और बच्चा भी हमारी गैदरिंग में शामिल हो जाता है, जो शाम में हम लोग ट्यूशन के बाद खेला करते थे। वो कहता है आज मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगा। अच्छा, वो लड़का बहुत चालाक था और बड़ा तेज लड़का था, तो हमने कहा ठीक है तुम भी आ जाना। उस दिन ट्यूशन खत्म होती है और उसके बाद हम छत पर खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते हमारी बॉल साथ वाले घर में चली जाती है। अब इससे पहले कई दफा ऐसा हो चुका था कि खेलते खेलते हमारी बॉल उस सहन में चली जाया करती थी, लेकिन हमें उस घर से बहुत डर लगता था, तो हम कभी भी बॉल उठाने नहीं जाते थे। ये लड़का कहता है कि मैं जाता हूँ, बॉल उठा के ले आता हूँ। अच्छा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उधर जाएंगे और बॉल उठा कर लाएंगे, लेकिन ये इस बात पे एग्री हो जाता है। अब सीन ये था कि उस घर में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। उस दरख्त का जो नीचे वाला हिस्सा था वो उसके सहन में था, और जो उसकी शाखें थी यानी कि ऊपर का हिस्सा पूरा हमारे घर की छत पे झुकता था। अब इसने कहा कि मैं ऐसे ही उतर के नीचे जाता हूँ और दरख्त के सहारे और जाकर बॉल लेके आता हूँ। उस दिन वो गया, उसने जितनी बॉल्स थी सारी इकट्ठी की और हम लोगों को ऊपर थ्रो कर दी। बॉल्स तो हमें मिल गई। उसके बाद वो लड़का अंदर उन कमरों की तरफ जाने लगा। अब वो कमरे इतने क्रीपी थे कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत पुराना वो घर था और कभी जिंदगी में मैंने उस घर में किसी को जाते नहीं देखा था। वो लड़का थोड़ी देर बाद उन कमरों से बाहर निकलता है, उस दरख्त का सहारा लेते लेते ऊपर आता है और अपनी पॉकेट से कॉइन्स निकाल के दिखाता है कि देखो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा पैसे मिले, ये देखो मेरे पास कितने कॉइन्स हैं। अब वो हमें दिखाता है, हमारे भी दिल में लालच आ जाता है। अब मैं और मुदस्सिर हम दोनों प्लान करते हैं कि कल ये ट्यूशन आएगा तो इसको अपने साथ खेलने नहीं देना और हम नीचे जाएंगे और कॉइन्स उठा के लाएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही होता है। वो कहता है कि आज भी मैं तुम लोगों के साथ खेलने चलूंगा। हम उसे साफ मना कर देते हैं और उस दिन हम लोग बजाय खेलने के उस दरख्त से नीचे उतरते हैं, उससे घर के सहन में। हमें बहुत डर लग रहा, हम अंदर जाते हैं। उसका एक ही कमरा खुला हुआ था जिसका थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, बाकी ना अंदर को खुलता था ना बाहर को, क्योंकि वो बारिशें मट्टी और उसकी वजह से वो इतना जाम हो चुका था, क्योंकि वहां पे किसी का आना जाना तो था नहीं। बहरहाल बताता कि हम लोग दोनों अंदर जाते हैं। अच्छा, उसी कमरे से दूसरे कमरे का भी दरवाजा खुलता था, यानी अंदर की तरफ एक डोर था जिससे दूसरे रूम में जाया जा सकता था। ये लोग जाते हैं और देखते हैं कि उस कमरे में बहुत पुराना फर्नीचर है। जैसे बारिशों की वजह से छत से पानी वगैरह टपक कर ये फर्नीचर का बुरा हाल, आधा मिट्टी में धंस चुका था और आधा बाहर की तरफ था। जैसे जो यहाँ पहले रहता हो सब कुछ इसी हालत में छोड़ के चला गया। सब चीजें थी लेकिन बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन इसमें एक और खौफनाक बात यह थी कि उस कमरे में चिराग चल रहा था। ये बहुत डर जाते हैं। बहरहाल ये बच्चे थे, कहते हैं कि हम लोगों ने कॉइन्स वगैरह ढूंढे, इस लालच में इधर उधर घूमते रहे कमरे में, कहीं भी हमें कोई कॉइन्स नहीं मिले। बहरहाल हम कैसे तैसे कमरे से बाहर आए, क्योंकि हमें डर लग रहा था। हमने फौरी तौर पे उस दरख्त के तने पर चढ़ना शुरू कर दिया। पहले एक चढ़ा, उसने दूसरे को सहारा दिया और हम लोग ऊपर आ गए। बस यहाँ से हमें रियलाइज हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो दिन तो गुजर गया। नेक्स्ट डे जब हम लोग छत पे खेल रहे थे तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मुदस्सिर की अम्मी की आदत थी, वो जब भी हमें कोई हाइटी वगैरह करवानी हो तो वो नीचे से आवाज देती थी, मुदस्सिर नीचे आ जाओ। या मगरिब का टाइम होने वाला होता था तो भी हमें आवाज देती थी, मुदस्सिर नीचे आ जाओ। अब हम लोग ऊपर छत पे खेल रहे थे कि हमें मगरिब से थोड़ी देर पहले आवाज आती है, मुदस्सिर नीचे आ जाओ। अब हम लोगों ने खेलते खेलते ये रियलाइज किया कि वो आवाज आनी तो हमारे सहन की तरफ से चाहिए थी,
लेकिन जो ये वाला हिस्सा था, जिस तरफ वो घर था साथ वाला, हमें आवाज वहां से आई थी। अच्छा, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि इसने नोट किया जो मैंने नोट किया। अच्छा, मुदस्सिर की भी शक्ल बता रही थी कि उसने भी ये चीज नोट कर ली कि वो आवाज इस तरफ से आई है, ना कि इस तरफ से। बहरहाल हम लोग गए सहन की तरफ, जहाँ से मुदस्सिर की अम्मी आवाज दिया करती थी। सहन में देखा तो कोई भी नहीं था। हमने इस चीज को इग्नोर किया क्योंकि मगरिब में भी कुछ 15-20 मिनट बाकी थे। हमने दोबारा खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आती है, मुदस्सिर नीचे आ जाओ। वो आवाज अब की बार फिर वहीं से आई थी। अब की बार फिर से उसकी डायरेक्शन साथ वाले सहन से थी। हम लोगों ने फिर एक दूसरे की शक्ल देखा तो अम्मी नहीं थी। हम लोग बहुत सहम गए और बहुत डर गए। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आई, मुदस्सिर नीचे आ जाओ। अब यहाँ बताता चलूं, वो जो पहले भी आवाज आ रही थी बिल्कुल मुदस्सिर की अम्मी की ही आवाज थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज थी। अब जब तीसरी दफा आवाज आती है, मुदस्सिर नीचे आ जाओ, तो हम लोग फौरन दीवार की उस तरफ जाते हैं। नीचे देखते हैं अम्मी नहीं होती। मुदस्सिर अपनी मदर को आवाज देता है, अम्मी। अंदर से आवाज आती है, जी बेटा। अम्मी आपने आवाज दी है? हाँ बेटा मैंने आवाज दी है। अच्छा, वो बात करते करते अंदर किचन से बाहर सहन की तरफ आ गई। अम्मी आपने आवाज दी थी? हाँ बेटा मैंने आवाज दी है, मगरिब का टाइम होने वाला है, तुम लोग नीचे आ जाओ, बस बहुत खेल लिया। अम्मी आपने थोड़ी देर पहले भी आवाज दी थी? नहीं, थोड़ी देर पहले तो मैंने आवाज नहीं दी, अभी दी थी। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं अम्मी। और उसकी अम्मी वापस किचन में चली गई। अब हम लोग एक दूसरे का मुंह देखे। अब हम समझ गए थे कि कुछ ना कुछ जरूर है। जो साथ वाले सहन में, हमें बाकायदा फील हो रहा था कि साथ वाले सहन में कोई खड़ा है। अब मसला ये था कि हमने सीढ़ियों से उतर के जाना था और सीढ़ियों की साइड वाली दीवार नहीं थी, जैसे पुराने घरों में होता था कि बगैर सपोर्ट के सीढ़ियां हुआ करती थी। बहरहाल हम हिम्मत करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उन सीढ़ियों की तरफ पहुंचते हैं। अब जैसे ही हम उस सीढ़ियों की तरफ पहुंचते हैं, हमने ठानी हुई तो थी कि हमने उस सहन में नहीं देखना, क्योंकि हम बहुत डर रहे थे। शाम हो चुकी थी और खामोशी हो चुकी थी और हमें फील हो रहा था कि कोई उस सहन में खड़ा हुआ। आप यकीन करें, वो बताता है कि आप यकीन करें, जब हम आहिस्ता आहिस्ता उन सीढ़ियों की तरफ पहुंचते हैं और जब नीचे देखते हैं तो हमें एक औरत खड़ी दिखाई देती है जिसने वाइट कलर का कफन नुमा कपड़ा पहना होता है। उसकी ड्रेसिंग ऐसी थी जैसे उसने वो पूरा एक थान लपेटा हुआ हो पूरा, यानी कि यहाँ से सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था और बाकी उसने पूरा ऐसे लपेट रखा था और उसके चेहरे में भी अंधेरा था, यानी कि इतना काला रंग था उसका। और वो ऊपर की तरफ देख रही थी जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रही हो कि कब ये लोग इस तरफ आए। ये जैसे ही उसको देखते हैं और ये पैनिक हो जाते हैं और ये तेजी से सीढ़ियां उतरते हैं और नीचे सहन में जाकर गिर जाते हैं और हाँफने लगते हैं। ये अपनी मदर को बताते हैं कि हमारे साथ ये मामलात हुए। तो इनकी मदर इनको बताती है कि मैं तुम लोगों को नहीं बताती थी, इस घर में मामलात है, लेकिन ये किसी को तंग नहीं करते। क्योंकि ये सारी स्टोरी अपनी मदर को बताते हैं कि हम लोग उस घर में गए थे, तो तभी ये कहती हैं कि इसीलिए वो मखलूक तुम्हारे पीछे पड़ गई। मुझे पता है इस घर में मामलात है, लेकिन कभी भी उन लोगों ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि हम उन्हें तंग नहीं करते। हाँ, शरारत जरूर करते हैं, जैसे मेरे किचन में पड़ी चीजें गायब हो जाती हैं। तो बहरहाल ये बहुत डर गया था, बोलता है। उसके बाद हमने छत पे जाके खेलना छोड़ दिया। तो एक बहुत जबरदस्त स्टोरी थी जो मैंने अपने उस बड़े चैनल पर अपलोड की थी। जिन जिन लोगों ने ये स्टोरी सुनी हुई है कमेंट में लाजमी बताइए। बहरहाल मैंने शॉर्ट में इसलिए बताई, जो मेरे नए लिसनर्स हैं उन लोगों ने ये स्टोरीज नहीं सुनी। तो चलते हैं आज की मेन स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले और अपने आसपास हिसार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मैं आपकी रेगुलर लिसनर फ्रॉम इंडिया। मुझे आपकी स्टोरी का अंदाज बयां बहुत ही प्यारा और मुख्तलिफ लगता है, बहुत शुक्रिया। तो ये स्टोरी मेरे भाई और इसके दोस्तों की है। ये स्टोरी असम की है, जो कि इंडिया का एक ऐसा इलाका है यहाँ पर अक्सर काफ़ी बारिशें होती हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ की चाय काफ़ी मशहूर है। तो मेरे भाई और इसके दोस्तों का वहाँ जाने का प्लान बना। असम में एक जगह है जिसे बांस का जंगल कहा जाता है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हुकूमत ने जाने से मना कर रखा, लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने कहा कि नहीं, हमें वहाँ पर जाना और वहाँ पर कैंपिंग करनी है। तो मेरा भाई भी काफ़ी एक्साइटेड था। इसने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। इसने मुझसे भी कहा तो मैंने इससे कहा कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहूँगी, तुमने जाना है तो चले जाओ, क्योंकि मैं ऐसी जगहों से बचती हूँ और मुझे डर भी लगता है। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे भाई ने इंटरनेट पर असम के और बांस के जंगल को सर्च किया
तो थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि हमारे कज़न जो हमारे घर में आए हुए थे, इसने कहा कि इंटरनेट पर ये जगह सर्च नहीं हुई है। तो इसने मेरी मॉम से बात की और कहा कि ये लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, वो तो बहुत ही हॉन्टेड जगह और हुकूमत ने भी इस जगह पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन मेरे भाई ने मेरी मदर को काफ़ी इंसिस्ट किया कि नहीं, हम लोगों की प्लानिंग हो चुकी है और हम लोगों ने वहाँ पर जाना। तो मेरी मॉम ने कहा कि ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन राब्ते में रहना। वो लोग बाय ट्रेन असम के लिए निकल जाते हैं दिल्ली से। तो जब ये लोग असम पहुँचते हैं तो इनको वहाँ से बाय रोड इन जंगलों की तरफ जाना था। तो ये लोग वहाँ से टैक्सी लेते हैं और असम की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ड्राइवर ने इनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो इन्होंने बताया कि हमें बांस के जंगल जाना है, हमें ठीक से लोकेशन पता नहीं है, हम जीपीएस से देखकर ही जाएंगे। ये सुनकर ड्राइवर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आपको वहाँ पर क्या काम है और आपने वहाँ पर क्यों जाना है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें वहाँ पर घूमना फिरना है और फिर हमने वहाँ पर कैंपिंग करनी है। इनका एक दोस्त भी था जो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाता था, इसको ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। तो इसने कहा कि नहीं, हमें वहाँ पर जाना है, हम लोग सारी प्लानिंग करके आए हैं। तो ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, हम लोग 5 किलोमीटर पीछे तक ही आपको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है, इससे आगे आप लोगों को पैदल ही जाना होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आगे खुद देख लेंगे, आप हमें वहाँ तक ड्रॉप कर दो। तो टैक्सी वाले ने इन्हें वहाँ तक छोड़ दिया। वहाँ पर एक ढाबा आया और वहाँ पर एक औरत चाय बना रही थी जो कि काफ़ी उम्र की थी, इसके साथ इसका हस्बैंड भी था। तो मेरे भाई और इसके दोस्तों ने वहाँ से चाय वगैरह पी। तो इन दोनों ने इनसे पूछा कि बेटा आप लोगों को कहाँ जाना है। इन्होंने बताया कि हमें बांस के जंगल में जाना है। तो औरत काफ़ी गुस्से से बोली कि आपने वहाँ क्यों जाना है, आपको वहाँ क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पर वीडियो बनानी है और कुछ शूटिंग वगैरह करनी है और थोड़ी कैंपिंग हो जाएगी और हम लोग वहाँ पर थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। बेटा मेरी राय यही है कि आप लोग वहाँ पर मत जाओ, आप लोग बहुत पछताओगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा 2 दिन का प्लान है और 2 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। खैर ये लोग किसी की नहीं मानते और वहाँ से आगे चले जाते हैं। तो वहाँ पर बोर्ड वगैरह लगे होते हैं जहाँ से बांस का जंगल स्टार्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स भी होती हैं कि यहाँ पर जाना मना है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं रुकते। खैर जब ये लोग जंगल पहुंचे तो वो जंगल काफ़ी घना था, नो डाउट वो खूबसूरत भी था। तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो इन्होंने जंगल के अंदर जगह तलाश करना शुरू की कैंपिंग के लिए और इन्हें आगे अंदर जाकर एक जगह मिली जहाँ पर इन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगाए। दिन था तो इन लोगों ने थोड़ी सेल्फीज वगैरह ले ली, बैठकर बातें की। शाम होते होते वहाँ जल्दी ही अंधेरा हो गया क्योंकि वहाँ पर बादल भी थे, बारिश भी हो रही थी और वो जंगल भी काफ़ी घना था। तो इन्होंने आग वगैरह जलाई ताकि लकड़ियाँ गीली ना हो और अपना खाना वगैरह बनाना शुरू किया। ये लोग अपने साथ ही इस तरह का खाना लेकर गए थे जो जल्दी ही बन सके। इन लोगों के पास मैगी सूप के पैकेट थे। खैर इन्होंने अपना खाना वगैरह खाया और फिर इन लोगों ने अपना बिस्तर वगैरह लगाया और ये लोग लेट कर बातें करने लगे। तब तक रात भी हो चुकी थी। तो जब ये लोग टाइम देखते हैं तो रात के 1-1:30 का टाइम हो रहा था। इन लोगों ने कहा कि लोग जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठे, क्योंकि आज तो ये लोग काफ़ी थक गए थे। तो बारिश की वजह से वहाँ पर हल्की हल्की सर्दी हो गई थी और फिर इनके एक दोस्त को वॉशरूम जाना पड़ा। इसने मेरे भाई से कहा कि यार मुझे वॉशरूम जाना है, तू मेरे साथ चल। तो इसने कहा कि यार मैं थका हुआ हूँ, तू विक्की को साथ ले जा। तो वो विक्की को अपने साथ लेकर बाहर चला गया और वो आगे आगे चल रहा था जबकि विक्की पीछे पीछे था। तो इसने थोड़ा आगे जाकर विक्की से कहा कि तू यहाँ रुक, मैं वॉशरूम से फ्री होकर आता हूँ। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि कबीर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो विक्की भागकर इस तरफ जाता है जहाँ से कबीर की आवाज़ आई थी, लेकिन कबीर इसे कहीं भी नज़र नहीं आता और वो इसे ढूंढने लगता है। इसे आवाज़ें देता है कि कबीर तुम कहाँ हो। और थोड़ी देर के बाद कबीर इसे एक दरख्त के साथ बैठकर रोता नजर आता। तो विक्की से पूछता है कि क्या हुआ। तो कबीर इसको कहता है कि बस जल्दी चलो यहाँ से, इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो विक्की से कहता है कि शायद तू अंधेरे में घबरा गया, तो चल मेरे साथ। खैर वो कबीर को लेकर वापस टेंट में आता है और मेरे भाई से कहता है कि ये डर गया
इसको थोड़ा बुखार है तो तुम लोग इसे लिटा दो। इसके बाद ये सब सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं और जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो कबीर के पाँव के नीचे कुछ आता है और जब वो इसे देखता है तो वो एक इंसानी हाथ की हड्डी होती है, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। और थोड़े आगे जाने पर इनके एक और दोस्त को इंसानी सर की खोपड़ी नजर आती है। तो मेरा भाई इन चीज़ों से डरता नहीं है। वो कहता है कि घबराओ नहीं, हो सकता है कोई यहाँ आया हो और इसे किसी जानवर ने खा लिया हो। ये जंगल में घूम ही रहे होते हैं कि थोड़ा आगे से आकर इन्हें एक बकरी का बच्चा नजर आता है और ये इस बच्चे के पीछे जाने लगते हैं। मेरा भाई कहता है कि इसके पीछे मत जाओ, यहाँ पर भला बकरी का बच्चा कहाँ से आ सकता है। लेकिन इसके पीछे चलते रहते हैं और वो बकरी का बच्चा इन्हें काफी दूर तक लेकर जाता और फिर वो बच्चा झाड़ियों में जाकर कहीं गायब हो जाता। तो ये लोग जैसे ही जाकर झाड़ियों में उस बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा वहां नहीं होता, बल्कि वहां पर एक औरत बैठी होती है। वो औरत देखने में काफी खौफनाक थी और इन्हें देखकर एक क्रीपी स्माइल दे रही थी और ये लोग इसे देखकर चीख मार कर वापिस भागते। ये लोग जब भाग रहे होते हैं तो समीर के पाँव में मोच आ जाती है और वो गिर जाता है और ये देखकर वो और परेशान हो जाते हैं कि अब इनको वापस कैसे लेकर जाएंगे। खैर जैसे तैसे करके वो इसे कैंप तक लेकर आते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पे रुकें या वापस जाएं। तो इनके 2 दोस्त कहते हैं कि यार कुछ नहीं होता, कल तक यहाँ रुकते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं और फिर चले जाएंगे। इसके बाद ये लोग कैंप में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर जंगल की दूसरी साइड पर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें वहां एक लेक सी नजर आती है जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तो इसे देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर कोई इंसान तो नजर आया। फिर वो इससे पूछते हैं कि बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसने कहा कि बेटा मैं काफी सालों से यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पास में ही मेरा घर है, चलो आओ मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, तुम लोग वहां आकर चाय पियो। तो मेरा भाई इसे टाल देता है कि नहीं हम अभी नहीं आ सकते, आप बता दें कि आपका घर किस साइड पर है। तो वहां से दूर एक झोंपड़ी सी थी, वो बताता है कि वो मेरा घर है। तो मेरा भाई कहता है कि हम लोग फिर कभी आएंगे। वो अपने दोस्तों को इशारा करता है कि नहीं 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 जाना। तो आदमी वहां से चला जाता है और मेरा भाई इसे देखता रहता है। तो जब ये लोग कैंप की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो इन्हें जोर से हंसने की आवाज आती है और जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जो बूढ़ा बाबा था इसकी हाइट काफी लंबी हो जाती है। तो ये लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। चूंकि समीर के पाँव में चोट लगी हुई थी और वो वहां से भाग नहीं सकता, तो मेरा भाई कहता है कि बस यार निकलो यहाँ से, ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। तो ये लोग जल्दी से कैंप का सामान वगैरह पैक करने के लिए कैंप की तरफ आते हैं क्योंकि लोग जंगल में काफी अंदर तक आ गए थे, तो इसलिए इसको वहां से निकलने में भी आधा घंटा लगना था। तो जब ये लोग भाग रहे होते हैं तो समीर काफी पीछे रह जाता था और फिर समीर की आवाज आती है मुझे बचाओ। और जब ये लोग मुड़कर देखते हैं तो वहां समीर नहीं होता और ये इसे देखने के लिए वापस भागते हैं और ये लोग सोचते हैं कि समीर कहाँ गया। फिर इनको इस झोंपड़ी में समीर की आवाज आती है कि मुझे बचाओ। तो ये लोग इस झोंपड़ी की तरफ भागते हैं। तो जाकर देखते हैं तो इसके बाहर ताला लगा हुआ था। तो वहां पर एक खिड़की टाइप लगी हुई थी जहां से वो लोग अंदर झांक कर देखते हैं तो वहां पर समीर बैठा हुआ था। तो विक्की से वहां से आवाज देता है कि समीर निकल यहाँ से। वो कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप बैठा होता और इसको देखकर एक अजीब सी स्माइल देता और फिर समीर अचानक उसी जगह से बाहर आता और इन तीनों पर हमला कर देता और इन्हें मारने लगता। और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो खैर विक्की इसको संभालता और किसी तरह से वो इसके हाथों को बांध देता। इसे लगता है कि ये पोजेस हो गया और फिर ये लोग इसको उठाकर भागते और सामान वगैरह पैक करने लगते हैं। वो समीर को छोड़कर नहीं आ सकते थे क्योंकि वो हमारा कजन भी है। ये लोग वहां से काफी भागते हैं और भागते हुए सड़क तक पहुंच जाते हैं। इतनी देर में शाम का वक्त हो जाता है और इनको पता होता है कि हमें यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। वो लोग काफी थक चुके होते हैं और सोचते हैं कि हम समीर को कैसे लेकर जाएंगे। खैर ये लोग जैसे तैसे करके समीर को अपने साथ रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय कर चुके होते हैं और एक जगह सड़क पर बैठ जाते हैं
और इसी सड़क के किनारे इन्हें बकरी का वही बच्चा नजर आता है। जब मेरे भाई का दोस्त पीछे मुड़कर देखता है तो वो बताता है, जबकि अगले बकरी की तरह। खैर, जैसे तैसे करके ये लोग वो 5 किलोमीटर का एरिया तय करते हैं और स्टॉप तक पहुंचते हैं जहां से इन्हें टैक्सी मिलनी थी। लेकिन वहां पर कोई टैक्सी नहीं थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। और फिर रात के टाइम पर इनको एक टैक्सी मिलती है जिसमें ऑलरेडी कुछ पैसेंजर्स थे। वो बाईपास रोड था और वहां से काफ़ी लोग आ रहे थे। तो ये इस टैक्सी को रुकवा कर इसमें बैठते हैं और कहते हैं कि हमें स्टेशन छोड़ दो। वो लोग भी काफ़ी हैरान होते हैं कि ये लोग इस जंगल से कहाँ से आ रहे हैं। खैर, ये लोग किसी भी तरह करके स्टेशन पर पहुंचते हैं और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। तब भी समीर के हाथ बंधे हुए थे और इसके बाद ये समीर को किसी आमिल वगैरह को दिखाते हैं, मगर वो फिर भी स्टेबल नहीं होता। कुछ देर ठीक होता और फिर इसकी तबीयत खराब हो जाती। इसका अभी भी इलाज चल रहा है। आप लोग दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। तो ये थी एक स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर अपलोड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। ये मेरे अपने गांव जो कि खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्दर्न एरियाज में, ये वाकया मेरे दोस्त के साथ पेश आया। ये गालिबन 1998 की बात है, जब वो छोटा था, तकरीबन 10 साल का होगा। मेरे दोस्त की वालदा का जो गांव है, यानी मेरे दोस्त का ननियाल, वो हमारे गांव से भी 5 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहां पर था। उस टाइम इस गांव को एक कच्ची रोड जाती थी जो कि जंगल के साइड से घूम कर जाती थी, जिसके एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ पहाड़ी थी। वो रास्ता काफी लंबा पड़ता था, इसलिए बहुत कम लोग उस रास्ते को इस्तेमाल करते थे। और एक रास्ता जंगल के बीच में से गुजरता था जो कि दूसरे रास्ते के हिसाब से ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जंगल काफी बड़ा था और घना भी। लेकिन बस बचाने के लिए दोनों गांव के लोग आने जाने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। यहाँ आपको बताता चलूं कि गांव में आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और इस टाइम तो ना होने के बराबर थी। हम सब गांव के बच्चे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। हमारे फाइनल पेपर ख़त्म हो गए थे और हमें 2.5 महीने की छुट्टियां हो गई थी। ये दिसंबर की बात है। तब वो अपनी वालदा के साथ छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल जा रहा था। मुझे याद है हम सब बच्चे सारा दिन खेलते थे और उसने जोहर के बाद अपने ननिहाल जाना था, लेकिन किसी वजह से वो लेट हो गया और फिर मेरा दोस्त और उसकी अम्मी अपने गांव के लिए निकल गए। मेरा दोस्त कहता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ जा रहा था और हम जंगल के रास्ते पर एंटर हुए तो उस टाइम मगरिब का टाइम होने वाला था। मेरे दोस्त को उसकी अम्मी ने कहा कि अब थोड़ा तेज चलो ताकि अंधेरा होने से पहले हम जंगल से निकल जाएं। अभी जंगल में चलते हुए उन्हें 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि उन्हें जंगल के रास्ते के बीच में उन दोनों को बकरी का छोटा सा बच्चा अकेला खड़ा दिखाई दिया, जिसकी टांग पर जख्म लगा हुआ था। मेरा दोस्त कहता है हम उसके पास खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे कि शायद उसका मालिक या कोई बकरी नजर आ जाए जिसका ये बच्चा हो, लेकिन जंगल में हमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। खैर, मेरे दोस्त ने बकरी के बच्चे को उठा लिया और अपनी अम्मी से कहा कि इसको मैं पालूंगा और इसे अपने पास रखूंगा। उसकी अम्मी ने उसे समझाया भी कि शायद ये किसी का होगा, तो ये अच्छी बात नहीं कि इसको अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार उसकी अम्मी ने कहा कि जल्दी करो, फिर चलो अंधेरा हो जाएगा। मेरा दोस्त कहता है जैसे ही मैंने उस बकरी के बच्चे को उठाया वो बहुत ही हल्का था, जैसे वो कोई खिलौना हो। वो दोनों तेज तेज चलने लगे, लेकिन काफी आगे जाके मेरे दोस्त को उसका वजन भारी होता महसूस हुआ। उसने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आप इसको उठा लें, ये भारी हो गया। जैसे ही उसकी अम्मी ने उसे उठाने के लिए मेरे दोस्त की तरफ मुड़ी तो उन्होंने देखा कि उसकी दोनों टांगे और सर यानी कि उसका अगला धड़ मेरे दोस्त के हाथ में, जबकि उसकी पिछली टांगे यानी कि उसका पिछला धड़ वो उसी जगह पर खड़ा था जहाँ से वो बकरी का बच्चा उठाया और वो लंबा होता जा रहा था। ये देखते ही उन्होंने जल्दी से उसे कहा कि इसे छोड़ दो और भागो। उन दोनों ने उसे वहीं छोड़ा और भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो उनको बहुत अजीब तरीके से कभी रोने की कभी हंसने की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। यानी वो कोई बकरी का बच्चा नहीं, एक चुड़ैल थी जो बकरी के बच्चे के रूप में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ी थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जब वो जंगल से थोड़ा आगे निकले तो उसका थोड़ा आगे जाके गांव की मस्जिद थी जहां से गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बाहर आ रहे थे। शाम का अंधेरा फैलता जा रहा था।
वो दोनों मस्जिद के पास आकर रुके और गांव के लोगों को पूरा वाकया डरते हुए सुनाया। गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं और लोगों ने उनको हिफाजत के साथ उनके नाना के घर पहुंचाया और काफ़ी देर तक उनके नाना के घर के बाहर बैठक में बैठे रहे। उसके बाद काफ़ी अरसे तक लोगों ने उस रास्ते में आना जाना छोड़ दिया। इतना अरसा गुजरने के बाद आज भी जब हम लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि दिन की रोशनी में जल्दी जल्दी जंगल से निकल जाएं। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। हेलो अदनान भाई, स्टोरी मेरी लास्ट बकरा ईद की है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनस है। लास्ट ईयर हम बकरा ईद सेलिब्रेट करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने गांव चले गए। वहाँ हमारी पूरी फैमिली रहती है। हम ईद वाले दिन फजर के टाइम अपने गांव पहुँचते हैं। वहाँ हम ईद की नमाज वगैरह पढ़कर कुर्बानी करके गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। हम पूरा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करके घर जाते हैं। वहाँ मेरी दादी ने कलेजी बनाई हुई थी। मेरी दादी बोलती हैं कि एक प्लेट में कलेजी मेरे दादाबू के पास दे आओ। उस टाइम अपने खेतों में पानी वगैरह लगाने चले गए थे। मैं और मेरा कज़न वहाँ कलेजी देने चले जाते हैं। तो जब ही मेरे पापा बोलते हैं कि ये गोश्त पास वाले गांव में मेरे अब्बू के फ्रेंड के घर दे आना। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। मेरे हाथ में गोश्त का पैकेट था और कज़न के पास कलेजी थी। रास्ते में आम का बाग आता है और वहाँ हमें ऐसा फील होता है कि मेरे दादा अब्बू हमें बाग में से आवाज़ लगा रहे हैं। और यहाँ एक बात और बताता हूँ कि हमारे यहाँ गांव में कब्रिस्तान नहीं होता, सब अपने बाग वगैरह में ही कब्र बनवाते हैं। तो वहाँ से मेरे दादा की आवाज़ आती है कि बेटा अनस यहाँ आओ। हम उनके पास जाते हैं। वो वहाँ एक कब्र की नेम प्लेट पर बैठे होते हैं और हमसे बोलते हैं कि इस थैली में क्या है। हम बताते हैं कि इसमें अब्बू ने गोश्त दिया है वो ले जाने के लिए। जब ही दादा हाथ से पैकेट छीन लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं और कच्चा गोश्त खाने लगते हैं। हम उनको रोकते हैं। मेरा कज़न उनके पैरों की तरफ देखता है। उनके पैर ब्लैक थे और पैरों की उंगलियां टेढ़ी थी। मेरा कज़न मेरा हाथ पकड़ता है और भागना शुरू कर देता है। और जब हम भागते हुए पीछे देखते हैं तो दादा गोश्त के साथ अपनी उंगली भी खा रहे थे। हम भागते भागते रोड पर आ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि मेरे दादा अब्बू सामने से आ रहे हैं। तो मेरे दादा ने बोला क्या हुआ। हम उनको देखकर भी डर रहे थे। तो दादा समझ गए कि क्या माजरा। फिर वो हमें वहाँ से घर ले आए। घर जाकर पूरी बात पूछी कि क्या करने गए थे उस बाग में। हमने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी आवाज़ आई थी। तो दादा ने बताया कि कोई भी उस आम के बाग में आम के सीजन में आम तक खाने नहीं जाता, वहाँ जिनों का साया। और बाद में हमें याद आता है कि कलेजी का टिफ़िन अभी भी हमारे पास ही है। हम खोल कर चेक करते हैं तो उसमें सूखी हुई गलाजत पड़ी थी। सालन सारा गायब था और ये देखकर हम शॉक हो गए क्योंकि दादी ने टिफ़िन में सालन हमारे सामने ही डाला था। और उसके बाद हमें अक्सर रात में ख्वाब आने लगा कि हमें उस बाग में रात के टाइम वापस आ गए और वो एक आदमी कब्र खोद कर बोलता है कि यहीं तू दफन होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद हम वापस जयपुर आ जाते हैं और ये सब बंद हो जाता है। स्टोरी अच्छी लगे तो अपने चैनल पर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। अदनान भाई आपकी तकरीबन 2 हफ्ते से सब्सक्राइबर हूँ। मैं आपकी स्टोरी रोज़ सुनती हूँ। मैं भी आपसे अपना सच्चा वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कुछ हुआ यूँ कि 2017 की बात है। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। तब मुझे जिन्नात और चुड़ैल देखने का क्रेज़ था कि बस एक बार मुझे नज़र आ जाए। मैं उन्हें देखना चाहती थी, किसी ना किसी तरह वो मुझे दिख जाए। मगर मुझे नहीं पता था वो देखने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। रमज़ान का महीना था। एक रात शदीद गर्मी होने की वजह से हम सब छत पर सो रहे थे। अम्मी और भाई छत के बरामदे में सो रहे थे कि अचानक मौसम ख़राब हो गया और तेज़ हवा चलने लगी और सर्दी हो गई। तो सब नीचे चले गए। मैं भी चली गई। मेरे भाई मुझसे 2 साल छोटा छत पर ही सोया हुआ था। हम सब नीचे आ गए मगर मुझे नीचे गर्मी और हब्स महसूस होने लगी। तो मैं दोबारा छत पर चली गई। रात के 1:30-2 बजे का वक्त था। तो बरामदे में पहली चारपाई पर मैं मुंह पर चादर लेकर सो गई। एक चारपाई छोड़कर मेरा भाई सो रहा था। रात के एक पहर मेरी अचानक आंख खुलती है कि कोई काले लिबास में, जैसे उसने काला बुर्का पहना होता,
छोटे से कद की औरत मेरे सामने पंखे के पास खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट कर रही थी। मेरा जिस्म यूं ही सख्त हो गया। ना मुझसे बोला जा रहा था और ना ही मुझसे हिला जा रहा था। मेरा जिस्म पैरालाइज हो गया था। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो आहिस्ता से मेरे करीब आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करना ही ठीक समझा और अपनी आंखें बंद कर ली। भाई वो मुझे मेरी चारपाई के पीछे से गुजरती महसूस हुई। मैंने जबरदस्ती आंखें बंद रखी और कुछ देर बाद जब मैं नॉर्मल हुई, मैंने देखा कोई नहीं था, तो हिम्मत करके अम्मी के पास नीचे चली गई। मैंने सुबह सबको अपने साथ होने वाला वाक़या बताया, तो बाबा ने कहा कि शायद तुम्हारा वहम होगा। तो मैंने भी सोचा शायद मेरा वहम हो, मगर उसी शाम मैं कमरे में सो रही थी। मेरे कमरे की लाइट ऑफ थी। फिर अचानक से आँख खुली तो क्या देखती हूँ कि वो फिर से सामने थी, मगर उसका कद रात वाली से लंबा था। उसने भी काला बुर्का नुमा लिबास पहन रखा था। कमरे में धीमी रोशनी फैली हुई थी और अजीब सी आवाजें आ रही थी। कमरे से वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मैं आधी खुली आंखों से उसे देख रही थी। मुझसे कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा था और ना ही मूवमेंट कर पा रही थी। मैंने अपनी फिर से आंख बंद कर ली, क्योंकि मैं मजीद उसकी तरफ देखती तो हार्ट अटैक ही हो जाता। वो मेरे पीछे से होती हुई गुजर गई और कुछ देर बाद जब मैं नॉर्मल हुई तो मैं उठी और अम्मी और बाबा को बताया, तो उन्होंने मेरा यकीन किया, मुझे मौलवी साहब के पास लेकर गया और मुझे दम करवाया। उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आई, मगर मुझे हर वक्त उसका खौफ रहता था। लाइट ऑन भी होती थी तब भी मुझे डर लगता था कि वो आ जाएगी। मैं अकेली नहीं रहती थी, अम्मी मुझे अकेली नहीं छोड़ती थी। उसके बाद भी वो अक्सर मुझे तंग करती रही। जब मैं रात को सो रही होती थी तो मुझे अपने ऊपर कोई भारी वजनी सी चीज महसूस होती थी कि जब मैं रजाई लेकर सो रही होती थी कि मेरे ऊपर कोई औरत आकर बैठ गई है और मेरा सांस बंद करने की कोशिश कर रही है। मैं उसको जोर से धक्का देती थी ताकि वो मुझ पर से उठ जाए, नहीं तो सांस बंद होने की वजह से ऐसा लगता था अभी मर जाऊंगी। एक साल बाद जब मैं 9th क्लास में थी 2018 में, तब फिर से मेरे साथ वाकया पेश आया। मैं और अम्मी छत के सहन पर सो रहे थे। मेरी अम्मी बाथरूम गई तो अचानक मेरी आंख खुली और वो फिर से आ गई। वो मेरी टांगों के पास चारपाई पर खड़ी थी। उसकी आवाज़ नौजवान लड़कियों जैसी थी और जैसे मुंह में किसी और जुबान में बुड़बुड़ा रही थी। मुझसे मूवमेंट नहीं हो रही थी। जब अम्मी आई तो वो जा चुकी थी। मैंने अम्मी को बताया, आपके जाने के बाद ये हुआ। उस वाक़ये के बाद वो कभी नहीं आई, मगर जब वो वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर कोई यकीन करता है तो कोई नहीं, मगर जिसके साथ ये वाक़या पेश आया होता है उसी को अंदाज़ा होता है वो किस हाल में गुजर रहा है। इसीलिए इस मखलूक का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपके लिए ढेरों दुआएं मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।